यानी अब मुझे होशियार रहना था। मेरा मुकाबला जिनों से था, क्या मैं जिनों से मुकाबला कर पाऊँगा? अजीब मुश्किल आ पड़ी थी। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं सोच रहा था और फिर सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। तीसरे दिन की बात है कि मैं कॉलेज से घर की तरफ आ रहा था। बाइक की स्पीड मैंने नॉर्मल रखी हुई थी। सोचें मेरे दिमाग में चल रही थी। रोड सुनसान था। मैं अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ताक़ुब में है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। 3 बाइकों में सवार 6 लड़के मेरे ताक़ुब में थे और फिर उन्होंने अपनी बाइकें मेरी बाइक के आगे पीछे खड़ी कर दी। मैं उनको देखकर अपनी बाइक रोक चुका था। उन्होंने मुझे घेर लिया था। वो सब बाइकों से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं भी अपनी बाइक से उतरकर खड़ा हो गया। लड़कों के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे वो लुटेरे लग रहे थे। और फिर मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, वो लुटेरे ही थे। 3 के हाथ में टीटियाँ थीं। करीब आने के बाद उनमें से एक लड़का बोला, अपनी जेबें खाली कर दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल दो शराफत से, वरना नुकसान उठाओगे। मैं हैरत से उन लड़कों के चेहरे देख रहा था। वो कम उम्र नौजवान लड़के थे। मेरे पास कुछ नहीं है, बेहतर है कि अपना रास्ता लो और मुझे जाने दो। मैं उनमें से एक लड़के को देखकर बोला जिसने मुझे मुखातिब किया था। ओह, वही लड़का मुझे हैरत से देखकर बोला, माना तुमने सेहत अच्छी बना रखी है, लेकिन तुम हमें धमकी नहीं दे सकते, और वो भी इस हाल में जब हम 6 लोग हैं और हमारे पास हथियार भी हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर नाम की चीज़ मुझसे डरती है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। लड़के को देखकर मैं मुस्कुराते हुए बोला तो उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसके साथ बाकी 2 लड़के भी मुझे हैरत से देख रहे थे। और फिर उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा। उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ मुझे पड़ता, मेरा हाथ उसके कान के नीचे पड़ चुका था और वो लहराते हुए ज़मीन पर गिर गया था। उसके लिए मेरा एक थप्पड़ ही काफ़ी रहा था। थप्पड़ खाने के बाद वो लड़का ज़मीन चाट रहा था और बाकी लड़के उस गिरे हुए लड़के को और मुझे हैरत से देख रहे थे। ये क्या किया तुमने? एक लड़का, टीटी वाला लड़का, मेरी तरफ बढ़ा और उसने टीटी मुझ पर तान ली। मुझे तुम्हारा बेजा उड़ाना पड़ेगा, वो लड़का गुस्से में बोला। कोशिश कर लो, मैंने बगैर डरे हुए कंधे उचकाते हुए कहा। तो वो मुझे हैरत से देखने लगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरे हाथ में टीटी है और मैं तुम्हें लम्हों में ढेर कर सकता हूँ। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो, लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आया। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। मैंने एक बार फिर लड़कों को समझाया, लेकिन वो समझने वाले नहीं थे। टीटी वाले के पीछे खड़ा लड़का अचानक आगे बढ़ा और उसने मेरे पेट में घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना दफ़ा करते हुए एक हाथ से उसका घूंसा रोका और दूसरे हाथ का घूंसा उसके जबड़े पर जड़ दिया। वो लड़का उलटकर पीछे की जानिब गिर पड़ा। लड़के के पीछे गिरते ही अचानक 2 टीटी थामे हुए लड़कों ने अपनी टीटी से मुझ पर फायर मार दिए। 2 गोलियां उनकी टीटियों से निकलकर एक साथ मेरी तरफ आ रही थी। एक का रुख मेरे सीने की तरफ और दूसरी गोली मेरे सर की तरफ बढ़ रही थी। अपनी मौत मुझे मेरे सामने नाचती हुई नज़र आ रही थी। आप तो जानते हैं कि गोली की स्पीड कितनी होती है। वो लम्हों में अपने टारगेट तक पहुंचती है और उसका काम तमाम कर देती है। और इस वक्त मुझे भी अपना यही हाल नज़र आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उन गोलियों के जद से कैसे बचूं। और फिर एक कमाल हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी और ना ही उन डकैत लड़कों को जो मुझे मारने पर तुल गए थे। दोनों गोलियां बिल्कुल मेरे पास आकर हवा में रुक गईं। मैं हैरत से हवा में मौलिक उन गोलियों को देख रहा था। लड़कों के मुंह भी खुले हुए थे और वो भी हैरत से मुझे और हवा में मौलिक गोलियों को देख रहे थे।
ये तो जादूगर है, उनमें से एक लड़का बोला। और फिर तीनों टीटी थामे लड़कों ने मुझ पर लगातार कई फायर दागे, लेकिन कोई एक गोली भी मुझे छू ना सकी। तमाम गोलियों का ये अंजाम हुआ कि गोली मुझ तक पहुंचती, थोड़ी देर तक हवा में रुकी रहती और फिर ज़मीन पर गिर जाती। डकैत लड़के अब परेशान हो गए थे, वो भागने का सोच रहे थे और मैं सोच रहा था कि इस काम के पीछे कौन है। क्या दुर्रेशवार मेरी मदद कर रही है? हाँ, ये दुर्रेशवार ही हो सकती है। वो नज़र नहीं आ रही थी लेकिन मेरी मदद कर रही थी, और अगर इस वक्त वो मेरी मदद ना करती तो मेरा क्या अंजाम होता, ये सोच कर ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। यानी अब तक मैं उन गोलियों की वजह से मौत की आगोश में जा चुका होता। ये डकैत तो मुझे मार ही चुके थे, और फिर इससे पहले कि डकैत लड़के भागते उनकी दुर्गत बनना शुरू हो गई। कोई उनको पीट रहा था लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा था कि ये लड़का जादूगर है, ये अब हमें नहीं छोड़ेगा, एक लड़का चीखते हुए बोला, और फिर वो मेरे कदमों में गिर गया और मेरे पैरों से लिपट कर इल्तिजा करते हुए बोला, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। आइंदा हमारे बाप की तौबा, जो हमने किसी को लूटा हम हमेशा के लिए ये काम छोड़ देंगे, बस तुम हमें इस बार माफ़ कर दो। लड़कों की अच्छी खासी दुर्गत बन चुकी थी, उनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। वो सब गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांग रहे थे, लेकिन उनकी पिटाई हो रही थी मुसलसल। दुर्रेशवार उनको पीटे जा रही थी, भागने का मौका भी नहीं दे रही थी। अब लड़कों की हालत भी ख़राब होने लगी थी, लिहाजा मैं चीख कर बोला, रुक जाओ, और मेरे बोलते ही मारने वाला रुक गया। लड़कों ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने अपनी बाइकें स्टार्ट की और ऐसा भागे कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। लड़के गायब हो चुके थे। मैंने अपने गैबी दोस्त को पुकारा, दुर्रेशवार, और लड़कों की पिटाई करने वाला मेरे सामने आ गया। वो दुर्रेशवार नहीं थी बल्कि ज़ोगान जिन था। तुम? मैंने हैरत से ज़ोगान जिन को देखा। हाँ मैं। ज़ोगान जिन मुस्कुराया। लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने ज़ोगान जिन से पूछा। इसकी दो वजूहात हैं, ज़ोगान जिन ने बोलना शुरू किया। एक, मैंने दुर्रेशवार से वादा किया है कि मैं आपको नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। दूसरी वजह, आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। मैंने आपकी और दुर्रेशवार की बातें सुन ली थी। मैं जो समझ रहा था वो बात नहीं है, आप दुर्रेशवार को समझा रहे थे। यानी आप दुर्रेशवार से मोहब्बत नहीं करते हैं, वही आपके लिए दीवानी हो रही है। इतना कहकर ज़ोगान जिन खामोश हो गया। हाँ, तुम ठीक समझे, मैं एक आदमजाद हूँ और जिनजादी भला एक आदमजाद और जिनजादी में क्या मेल बनता है? आपकी इन्हीं बातों ने मुझे मुतासिर किया है और मैं आपका ग़ुलाम बन गया हूँ। क्या कहा? मेरे ग़ुलाम बन गए हो? ज़ोगान जिन की बात सुनकर मैं हैरत से चीखा। हाँ आका, आज से मैं आपका ग़ुलाम हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने ज़ोगान जिन को देखा। लंबा चौड़ा मजबूत जिस्म वाला ज़ोगान जिन मेरे सामने हाथ बांधे महज़्ज़ब अंदाज में खड़ा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, आपका ग़ुलाम हुआ हूँ। ओह, मैंने हंसते हुए ज़ोगान जिन को देखा, तो तुम मेरे ग़ुलाम बन गए हो? हाँ आका। ठीक है, अब तुम मेरे ग़ुलाम हो, लेकिन आज की मदद के लिए शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई, वरना शायद आज मैं गुज़र चुका होता। मैंने ज़ोगान जिन का शुक्रिया अदा किया। आका, ये मेरा फ़र्ज़ था, मैं अब हर वक्त आपकी निगरानी करता रहूँगा। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे घर जाना है, मैंने ज़ोगान जिन से कहा। जैसी मेरे आका की मर्ज़ी, ज़ोगान जिन ने कहा, और लम्हों में हवा में तहलील हो गया। मैं भी घर आ गया। एक जिन मेरा ग़ुलाम हो चुका था, ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। मैं एक जिन से काम ले सकता था। मैं अपने बेड पर लेटा ये सोच रहा था, और अब मुझे क्या करना चाहिए था। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। गहरी नींद थी, और इस गहरी नींद में मुझे एक शक्ल नज़र आई। वो बहुत ही खूबसूरत चेहरा था, सुनहरे बाल कांधों पर लहरा रहे थे, गोरी रंगत वाला। वो मर्द कसरती बदन का मालिक था। एक और बात इस शख्स में मुनफरद थी, उसके पीछे कमर की तरफ उसके बड़े बड़े खूबसूरत पर थे, यानी वो कोई परीज़ाद था। जब मेरी आँख खुली तो उस परीज़ाद का चेहरा मेरी आँखों में था। लंबे सुनहरे बाल, गोरी रंगत और कमर पर सब्ज़ रंग के पर। आखिर कौन था ये शख्स जो मेरे ख्वाब में आया था? ये सिर्फ मेरा तसव्वुर था, ख्वाब था, क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा था। फ्रेश होने के बाद मैं कॉलेज की तरफ निकल गया। कॉलेज में भी पीरियड के दौरान वो परीज़ाद मेरे ख्यालों में रहा।
कॉलेज से फ़ारिग होकर मैं घर की तरफ चल दिया। घर में अम्मी खाना खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। खाना खाते खाते अम्मी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोली, क्या बात है सामी, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। आखिर वो माँ थी और उन्हें मेरी परेशानी महसूस हो रही थी। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ज़रा पढ़ाई का दबाव है, आप टेंशन ना लें। मैंने अम्मी को मुतमईन करने के लिए कहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखा करो। अम्मी बोली, जी अम्मी, मैंने कहा और खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गया।